Dear students, in the previous lecture we have discussed about the paleontological evidences, about the anatomy and morphological evidences, as well as we have also discussed about the evidences that we get from embryology. The another type of evidences which are very important to understand are known as the biogeographical evidences. मतलब जैसे हमने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में फॉसिल्स के बारे में पढ़ा था, हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर हमने डिस्कस किया था दैट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स मतलब जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन सबके एम्ब्रियोज जो होते हैं वो इनिशियल स्टेज में सिमिलर दिखते हैं. हमने ये भी देखा था व्हाट वाज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, व्हाट वाज रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड व्हाट रोल डू दे प्ले ड्यूरिंग इवोल्यूशन. In comparative anatomy and morphology, we have discussed about the most important homologous organs and analogous organs as well as vestigial organs. Now we are moving on to biogeographical evidences. So for that we need to understand what is biogeography. Biogeography is the study of distribution of plants and animals on earth. तो पूरे ही लैंड एरिया में या तो फिर वाटर एरिया में वॉट एवर आर द ऑर्गेनिजम्स दैट आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज बोथ फ्लोरा एज वेल एज फौना. These organisms which are distributed throughout the land area or throughout the water area, the study of their location and getting the evidences from their study is what is the biogeography, study of biogeography. So, the evidences of biogeography help us to understand the evolution. मतलब अगर हम कंपैरिजन करें कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से लैंड एरिया में डोमिनेंट होते हैं, कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि मार्सुपियल्स हैं, पाउच्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखने को मिलते हैं. और उसकी जगह पे अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें जैसे कि एलिफेंट्स, तो एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, पर यही सारे ऑर्गेनिजम्स दूसरी जगह पे देखने को नहीं मिलते. तो जब हम ये सारी बात करते हैं तो वी आर फाइंडिंग आउट that what organisms are adapted to. Are they adapted to environment? Are they adapted to the food? What they are adapted to, and they play a very important role to understand their origin, to understand the mechanism of evolution. So biogeography, that is distribution of the plants and animals, plays an important role in understanding the biogeographical evidences for understanding evolution. So now we talk about that during Carboniferous era, that is, I am talking about the duration which is about 340 million years ago. 345 million years ago, the continents, that is continents जो हम present day पे बोल रहे हैं, present day पर हम जिन्हें continents कहते हैं, they all were fused and formed a large landmass which was known as Pangaea. क्या बात कर रहे हैं कि जब हम 340 मिलियन ईयर्स पहले की बात करते हैं या तो फिर मे बी उससे भी पहले, तो क्या था कि अर्थ पे जो पूरा लैंड फॉर्म है जो अब हमने डिवाइड करके रख दिया है इनटू कॉन्टिनेंट्स, हमने अभी उन्हें कॉन्टिनेंट्स में सेपरेट कर दिया है, पर इनिशियली ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो ऐसे सेपरेटेड नहीं थे. ये सारे ही कॉन्टिनेंट्स दे ऑल वेर फ्यूज्ड, दे ऑल वेर मर्ज्ड एंड दिस फॉर्म्ड अ वेरी लार्ज कॉन्टिनेंट जिसे कहा गया है सुपर कॉन्टिनेंट, एंड दैट सुपर कॉन्टिनेंट वाज नोन एज पैंजिया.
जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये जो लैंडफॉर्म्स है वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग होते गए। तो अबाउट 65 मिलियन ईयर्स या तो फिर 100 मिलियन ईयर्स के अराउंड ऐसा हुआ था कि देयर वाज फॉर्मेशन, ये जो पैंजिया है इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंट्स। और उस टाइम पे इतने कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, सिर्फ 2 ही लार्ज कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए थे। सो सेवरल years ago this Pangea started drifting apart, मतलब धीरे धीरे क्या होने लगे, ड्रिफ्ट होने लगे, मतलब मूव होने लगे एक दूसरे से अलग। तो जैसे they started to drift apart, there were 2 large continents formed, known as Laurasia and Gondwana। तो उस टाइम पे इतने सारे कॉन्टिनेंट्स फॉर्म नहीं हुए थे। क्या हुआ था कि पूरा जो लैंड एरिया है वो पैंजिया दैट गॉट स्टार्टेड टू सेपरेट। जैसे जैसे वो ड्रिफ्ट होते गए, वैसे अगर आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको थोड़े इमेजेस मिलेंगे कि कैसे ये सेपरेशन हुआ था। और जब ये सेपरेट हुए तो 2 ही लार्ज कॉन्टिनेंट्स रहे थे, और ये 2 लार्ज कॉन्टिनेंट्स थे लॉरेशिया एंड गोंडवाना। दिस प्रोसेस डिड नॉट स्टॉप एंड इट इज नॉट इवन स्टॉप्ड राइट नाउ। अभी भी ये प्रोसेस चल ही रहा है, जिसमें यूरोप जो है एंड साउथ अमेरिका दैट इज सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर बाय 2 सेंटीमीटर्स एवरी ईयर। मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पहले से चलता आ रहा है और अभी भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो कंटिन्यू है। इसीलिए जो कॉन्टिनेंट्स है वो थोड़े थोड़े एक दूसरे से सेपरेट अभी भी हो रहे हैं। सो दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो ये हम अभी यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ने की। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनिशियली क्या हुआ था कि ये सारे जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड थे। जैसे जैसे ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट होने लगे, सेपरेट होने लगे, ये जो फ्लोरा एंड फोना जो है दैट ऑल्सो स्टार्टेड सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कई रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो एक ही जगह पे देखने को मिलते हैं और दूसरी कोई भी जगह पे ये ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की मार्सुपियल्स जो पाउच्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर ओनली रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड नॉट टू अदर पार्ट्स। It was even thought before that ये जो ऑस्ट्रेलिया है it was a part of mainland Asia, एशिया का ही पार्ट था, but later on due to continental drift it also got drifted away, it got separated, right? वैसे ही आप दूसरे भी अगर कॉन्टिनेंट्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप देख पाओगे that they all are separated from each other। और ये सेपरेशन जो है इट इज नॉट ऑफ 1, 2 और 5 years, इट कैन टेक मिलियंस ऑफ years फॉर कॉन्टिनेंट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। And every continent has their own specific type of organism, specific type of climate. So that helps us to understand the evolution, that why these organisms are specifically located at one place only. तो इसी के बारे में हम थोड़े evidences study करेंगे. So first we are talking about the first type of evidences, that is distribution of closely related species. Closely related species are separated and present in different areas or on different places or different एरियाज भी कह सकते हैं, प्लेसेस भी कह सकते हैं, without any same organism existing in
intervening territories. देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है या तो फिर कोई भी XYZ कोई स्पीसीज है, ये स्पीसीज दो ऐसे टेरिटरीज में प्रेजेंट है पर उनका कोई भी रिलेटेड स्पीसीज बीच के इंटरवेनिंग टेरिटरी में प्रेजेंट नहीं है। मतलब बीच में ऐसे टेरिटरीज आते हैं जिसमें ये ऑर्गेनिज्म बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा और दो आसपास के टेरिटरीज में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं एलिगेटर्स की, तो एलिगेटर्स जो हैं दे आर फाउंड इन चाइना एंड दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। तो बीच में जो इंटरवेनिंग है दैट इज द होल वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो इंडिया एक इंटरवेनिंग प्लेस है जहां पे ये एलिगेटर्स देखने को नहीं मिलते और दो जगह पे है, जैसे कि चाइना में भी है और साउथ अमेरिका में भी है, पर बीच के इंटरवेनिंग टेरिटरी में इनके कोई फॉर्म्स नहीं है, जबकि उनके ही क्लोजली रिलेटेड क्रोकोडाइल्स जो है वो यहाँ पे है। तो ये ऐसा समझाता है that there might have happened something due to which these organisms are having a restricted distribution to only certain land areas and not to all the areas of the land. ये तो एक एग्जाम्पल हुआ एलिगेटर्स का। अगर हम कैमल्स की बात करें तो कैमल्स जो हैं they are found in India, पर इनके ही क्लोज रिलेटिव्स हैं जो है लामास। They are found only in Africa and other places. तो कैमल्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं और कैमल्स की तरह ही दिखने वाले जो लामास हैं वो यहाँ पे नहीं है। Now this shows that certain organisms will be found only at certain places. So even if they are having close relatives, then also they are not present in the intervening places. ये तो यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल एलिगेटर्स और कैमल्स के दिए हैं। वैसे ही एलिफेंट्स के भी एग्जाम्पल्स होते हैं कि एलिफेंट्स हैं, लंग फिशेज हैं। लंग फिशेज जो होती है वो साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और इन तीनों के बीच में इतने सारे टेरिटरीज है जहां पे ये है नहीं। दीज आर नॉट प्रेजेंट, लंग फिशेज आर नॉट ऑब्जर्व्ड एट इंटरवेनिंग प्लेसेस. So there might be certain conditions due to which the organisms are able to exist only in certain areas. So as we are discussing about the biogeographical evidences, the first thing that we discussed is that initially there was a large landmass which was considered to be supercontinent during the Carboniferous era, and it was known as Pangaea. And slowly the continents started drifting away from this landmass. मतलब इन landmass में से थोड़े थोड़े parts जो है वो separate होते गए, and that is how the continents were formed. So as these continents got drifted away, they were responsible for some unique flora and fauna present in that particular places. So first we have discussed about the discontinuous distribution of closely related species. ऐसा देखने को मिलता है कि डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहा गया है इसे इसीलिए कहा गया है दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एट टू टेरिटरीज, पर उनके क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज या तो फिर वो कोई भी बीच के इंटरवेनिंग टेरिटरी में प्रेजेंट नहीं होते. तो इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे. एक और एग्जांपल की बात करते हैं. एलिफेंट्स जो हैं दे आर फाउंड इन एशिया. एलिफेंट्स जो हैं वो एशिया में देखने को मिलते हैं, पर इसी के जैसा एनवायरमेंट इवन अफ्रीका में देखने को मिलते हैं. पर एशिया और अफ्रीका जैसा ही हॉट ह्यूमिड एनवायरमेंट ब्राजील का भी है, बट इन ब्राजील दीज ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फाउंड. So even though they are having similar environmental conditions, then also sometimes the organisms are not evenly distributed. That shows that maybe there might be some other evidences by which these organisms are present in different territories. So that was about discontinuous distribution. Next we talk about the restricted distribution of certain organisms. Restricted distribution मतलब organisms are restricted to a particular land area. एक ऐसा एरिया है, उसी एरिया में वो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं और बाकी की कोई भी जगह पे वो ऑर्गेनिजम्स नहीं देखने को मिलते. उसे कहा जाता है restricted distribution.
So separation from the mainland gives rise to unique flora and fauna. जब कोई लैंड एरिया मेन लैंड में से सेपरेट होता है, मतलब बड़ा जो मेन लैंड है, जैसे कि हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेपरेट हुआ है फ्रॉम एशिया इटसेल्फ, तो एशिया जो है इट वाज अ लार्ज मेन लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ है उसमें से सेपरेट हुआ है। तो जब ऐसा कोई लैंड मास मेनलैंड में से सेपरेट होता है तो इस लैंड मास के पास देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम यूनिक फ्लोरा एंड फौना, मतलब यूनिक एनिमल्स और प्लांट्स वहां पे देखने को मिलते हैं जो शायद दूसरे और कोई जगह पे नहीं है। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है दैट एग्जांपल इज ऑफ द ऑस्ट्रेलियन two organisms, marsupials and egg laying mammals। ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसे दो यूनिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो और कोई भी कॉन्टिनेंट के पास नहीं है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें दो तरह के जो ऑर्गेनिजम्स है, एक है मार्सुपियल्स और एक है एग लेइंग मैमल्स। हमने एग लेइंग मैमल्स में एक एग्जांपल पढ़ा है जिसे हम कहते हैं ऑर्निथोरिंकस। इट इज द ओनली मैमल विच लेज एग्स। बाकी सारे मैमल्स कैसे होते हैं? प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। तो इसके रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे भी एक स्टोरी है कि क्यों ये एग लेइंग मैमल्स और मार्सुपियल्स सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है और बाकी कोई जगह पे नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया इनिशियली वाज अ पार्ट ऑफ एशिया ओनली। तो उस टाइम पे सबसे पहले जो आने वाले मैमल्स थे वो सारे मैमल्स एग लेइंग मैमल्स ही थे। उस टाइम पे प्लेसेंटल मैमल्स जो थे वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, मतलब कोई भी प्लेसेंटल मैमल था ही नहीं। जितने भी मैमल्स थे वो सारे कैसे थे? एग लेइंग मैमल्स हैं। अगर आज की बात करें तो देयर आर ओनली 3 स्पीसीज ऑफ एग लेइंग मैमल्स दैट एग्जिस्ट नाउ। बाकी कोई भी एग लेइंग मैमल्स अब एग्जिस्ट नहीं करते। तो वापस बात करते हैं कि उस टाइम पे प्लेसेंटल मैमल्स नहीं थे, सिर्फ क्या था? एग लेइंग मैमल्स प्रेजेंट थे। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया ड्यू टू इवोल्यूशन देयर वाज राइज ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स जो थे, जो मतलब प्लेसेंटल मैमल्स मतलब मैमल्स जिनके पास प्लेसेंटा है, राइट? प्लेसेंटा मतलब जो वो यंग वन को नरिश करने के लिए मदर के यूट्रस में जो बनता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटल मैमल्स जैसे जैसे नंबर में बढ़ते गए वो ज्यादा अडेप्टिव थे। दे वर मोर अडेप्टिव एंड रिप्रोडक्टिवली दे वर मोर फिटर, ड्यू टू विच they produce large and large progenies। Placental mammals इतने ज्यादा नंबर में बढ़ गए थे that they were removing out all the egg laying mammals। मतलब egg laying mammals का नंबर धीरे धीरे क्या होता गया? कम होता गया और प्लेसेंटल मैमल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होता गया। धीरे 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 करके इतने सारे प्लेसेंटल मैमल्स हो गए that there were very few egg laying mammals that were left। And this was the time where the Australia continent got drifted away from the Asia। So some of the egg-laying mammals and marsupials which were found in Australia were able to survive in that separated continent। वो जो continent separate हुआ उसमें egg-laying mammals जो है वो survive हो गए। बाकी के जो एग लेइंग मैमल्स यहाँ पे रह गए थे एशिया में, दे ऑल वेयर ओवरकम्ड बाय व्हाट? बाय द प्लेसेंटल मैमल्स, क्योंकि उनको सबको रिमूव कर दिया गया क्योंकि प्लेसेंटल मैमल्स डोमिनेंट थे। तो वो जो लैंड एरिया है, जो सेपरेटेड लैंड एरिया है जिसमें एग लेइंग मैमल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पे क्या हुआ कि वहां पे उनके कोई नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं थे क्योंकि प्लेसेंटल मैमल्स वेर वेरी फ्यू और दे वर नॉट प्रेजेंट इन द continent that got drifted away। As a result, the egg-laying mammals got a chance to breed and increase their progeny। So they breeded, they increased their progenies, and now that land area has only and only egg-laying mammals। There are no placental mammals which exist in that continent। क्योंकि placental mammals वहाँ पे कम थे, egg-laying ज्यादा थे, तो egg-laying mammals ने breed करके they increased their progeny। Same is with the marsupials। मार्सुपियल्स जो भी है वो भी जैसे कि कंगारू है जो पाउच्ड ऑर्गेनिजम्स है, राइट? उसके अलावा कोयला है, राइट? वॉम्बैट है, एंटीटर है, ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो मार्सुपियल्स में बिलोंग करते हैं।
और ये ऑर्गेनिजम्स भी सिर्फ ये सेपरेटेड लैंड एरिया में ही देखने को मिलते हैं. That shows that organisms also have their restricted distribution. They are distributed in a restricted land area. Slowly I am writing the point so that you can understand now. So I have mentioned that Australia has marsupials and egg-laying mammals found nowhere other than Australia. तो ये जो है इनका restricted distribution है in that continent only. So initially the Australia, the continent, was part of mainland Asia. It was a part of the continent, that is mainland Asia का part था Australia. There were no placental mammals. Only egg-laying mammals existed. तो उस टाइम पे कोई प्लेसेंटल मैमल्स पहले इवॉल्व नहीं हुए थे, पहले सिर्फ एग लेइंग मैमल्स थे. देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, ड्यू टू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, placental mammals emerged. And as these placental mammals emerged, placental mammals जैसे emerge होते गए, they were more adaptive and therefore increased in number. They had increased in number. Now this was the time when the whole continent got separated from the mainland Asia. Now the continent got separated from the mainland Asia thus those egg-laying mammals that were present, मतलब वो जो एग लेइंग मैमल्स वो सेपरेटेड कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट थे, इन द सेपरेटेड कॉन्टिनेंट दे सर्वाइव्ड. Why did they survive? Because there were no placental mammals. अगर वहां पे प्लेसेंटल मैमल्स होते, वहां पे अगर प्लेसेंटल मैमल्स होते तो फिर एग लेइंग मैमल्स वापस वहां पे भी सरवाइव नहीं कर पाते. पर एग लेइंग मैमल्स जो थे वो सारे ड्रिफ्ट हो गए, तो जितने एग लेइंग मैमल्स उसमें ड्रिफ्ट हो गए कॉन्टिनेंट के साथ साथ, उतने सर्वाइव हुए, उतनों ने ब्रीड किया एंड देयरफॉर दे इंक्रीज देयर प्रोजेनीज. They had a chance to increase their progenies because there was no land route by which the placental mammals could travel to that continent. कोई land route था ही नहीं, इसलिए placental mammals जो है वो दूसरी तरफ कभी जा नहीं पाए, और जब कभी जा ही नहीं पाए तो उनको आउटरूल करने की कोई पॉसिबिलिटी रहती नहीं है. ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिक है टू अ पर्टिकुलर लैंड एरिया, इसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस जो पढ़ रहे हैं वो अगेन इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ नीट. जैसे हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात की थी, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस भी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है. बट स्टूडेंट्स, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में एक थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है अडैप्टिव रेडिएशन. अडैप्टिव रेडिएशन. अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में हमें डिस्कस करना है, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में तीन चीजें.
पहला क्या, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, मतलब एनिमल्स जो हैं वो डिसकंटिन्यूअसली डिवाइडेड है, जैसे कि एलिफेंट्स हैं वो एशिया और अफ्रीका में है पर सिमिलर क्लाइमेट होने वाले ब्राजील में नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का एक डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। सेकेंडली हमने बात की रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन की, कि ऐसा हो सकता है that when the continent got separated, some organism got separated and they have that unique flora and flora in that particular continent only, not found in any other continents। तो ये एक सेकेंड चीज हुई जो होते हैं रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनिज्म इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ लैंड एरिया। थर्ड चीज जिसकी हम बात करेंगे वो है अडेप्टिव रेडिएशन। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के नाम पे सिर्फ यही एक पॉइंट दिया गया है, अडेप्टिव रेडिएशन का पॉइंट। ओनली द टॉपिक ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन इज बीइंग एक्सप्लेन, but actually you students need to understand that adaptive radiation is a part of what? It is a type of evidence of evolution, and which type of evidence? Biogeographical evidence। तो अभी तक हमने फॉसिल्स की बात की, वो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस थे। एनाटॉमी में हमने होमोलोगस और एनालॉगस की बात की, फिर हमने बात की अबाउट द एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, और फिर है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो स्टूडेंट्स, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हमें ये चार चीजें देखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट अडेप्टिव रेडिएशन, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक based on NCERT also, as well as based on the textbook, that is your NEET examination also. Next we discuss about the adaptive radiation. The adaptive radiation, which is also considered as a biogeographical evidence. Now what does adaptive radiation mean? Adaptive radiation means development of different functional structures from a common ancestral form। एक कॉमन एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म में से जब अलग अलग स्पीसीज डेवलप हो जाते हैं, मतलब एंसेस्टर इज कॉमन बट दो द स्पीसीज दैट आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम इट आर गोइंग टू बी डिफरेंट। इसे कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन या तो फिर अडेप्टिव डाइवर्जेंस। अनदर वर्ड यूज्ड फॉर इट इज अडेप्टिव डाइवर्जेंस इसीलिए बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग। एंसेस्टर कॉमन है और कॉमन एंसेस्टर में से अलग अलग तरह के स्पीसीज डेवलप हुए हैं। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज ऑर्गेनिजम्स नीड टू अडेप्ट टू वॉट एवर कंडीशंस इन विच दे आर लिविंग, and for getting adapted they develop different types of structures। so अलग अलग structures develop करते करते ये form इतने evolve हो चुके हैं that now they don't interbreed amongst themselves because they have become completely different species। such a condition, such a characteristic is known as adaptive radiation। अब ये चीज हम easily तभी समझ सकते हैं जब हम example consider करें। So first we talk about an example which was given and considered by Charles Darwin। Charles Darwin adaptive radiation का example नहीं है, Charles Darwin ने adaptive radiation के बारे में study किया है, that how adaptive radiation actually exists। So Charles Darwin was traveling to Galapagos Island। चार्ल्स डार्विन जो थे वो गैलापागोस आइलैंड में ट्रैवल कर रहे थे, मतलब वो अपने जब वॉयज पे गए थे इन द शिप तो वो एक आइलैंड पे आए थे दैट वाज नोन एज गैलापागोस आइलैंड। ये जो गैलापागोस आइलैंड था उसमें उन्होंने एक स्पेसिफिक तरह का ब्लैक कलर का बर्ड देखा। लेटर ऑन इस बर्ड को कहा जाता है डार्विन्स फिंचेस। सो ही ऑब्जर्व्ड a small black bird that is now known as Darwin's finches। He observed that there were species, मतलब ये जो black जो bird था उनका original food जो था that is they were seed eating birds। मतलब उनके जो बीक्स थे वो कैसे बने हुए थे?
they were developed in such a way that they were only seed eating birds. तो वहां पे गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने पहले ये बर्ड ऑब्जर्व किया, ये ब्लैक कलर के बर्ड को नाम दिया डार्विन्स फिंचेस। ये जो बर्ड थे वो इनिशियली सिर्फ सीड ईटिंग बर्ड्स थे। लेटर ऑन ये देखने को मिला कि देयर वेर फॉर्म 13 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दीज फिंचेस। मतलब ये फिंचेस के 13 डिफरेंट स्पीसीज डेवलप हुए थे, each having a distinct beak। मतलब उन सबके जो बीक्स थे वो कैसे हुए थे, चेंज होते रहे थे। मतलब 13 डिफरेंट अलग अलग फिंचेस, बर्ड एक ही था पर हर एक बर्ड में जो बीक्स थे वो बहुत ही अलग अलग थे। और ये अलग अलग बीक्स जो थे दे वर डेवलप्ड, these beaks were developed for having or for eating different types of food material। मतलब पहले एक ही थे, कॉमन वेयर सीड ईटिंग, पर सीड ईटिंग फिंचेस में से अडैप्टिव रेडिएशन की वजह से अलग अलग फिंचेस बने। और वो सारे फिंचेस कई कैसे थे, कैक्टस ईटिंग थे, somewhere insectivore, somewhere feeding on insects, somewhere woodpecking, somewhere tool makers, right? तो ये क्या हुआ था that or somewhere warblers। तो मैं ये कहने का ट्राई कर रही हूँ कि पहले क्या था, पहले सिर्फ ब्लैक कलर के एक छोटे फिंचेस थे, बर्ड्स थे जो सिर्फ सीड खाते थे। वो सीड खाते हुए बर्ड्स में से क्या हुआ है, ये एंसेस्टर हुआ, पर एंसेस्टर में से जो नई प्रोजेनी बनी वो कैसी है, कैक्टस ईटिंग। दूसरी प्रोजेनीज कैसी है, इंसेक्ट ईटिंग। ये अलग अलग इतने डाइवर्स हो गए दैट दे ऑल फॉर्म्ड डिफरेंट स्पीसीज। ऐसा करते करते उसने वहां पे 13 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम फिंचेस ऑब्जर्व की। तो ये सारा क्यों ऑब्जर्व किया होगा, बिकॉज all of them if feeded on only seed, survival would not be possible. So what did all finches do? The finches got so much diverse that they started depending upon different types of food material and therefore all of them survived together। सारे ही survive करेंगे क्योंकि सबने ही अपने food habits क्या कर लिए हैं, बदल लिए हैं। तो बदल देने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, adaptive divergence। इसीलिए कहा गया है क्योंकि ancestral stock same है पर सेम एंसेस्टर में से अलग अलग स्पीसीज डेवलप हुए हैं। एक ही एंसेस्टर में से अलग अलग स्पीसीज डेवलप हुए हैं और ये स्पीसीज अंदर अंदर इंटरब्रीड करते नहीं है। ऐसे मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, अडैप्टिव रेडिएशन। वापस एक बार ब्रीफ में बोल देती हूँ। चार्ल्स डार्विन जब अपने वॉयज पे गए थे, व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग ही वेंट टू गैलापागोस आइलैंड, जहां पे उन्होंने स्मॉल ब्लैक कलर के बर्ड्स देखे जिन्हें उसने कहा डार्विन फिंचेस। ये सारे जो बर्ड्स थे उनका ओरिजिनल फूड हैबिट था सीड, टेकिंग द सीड एज द फूड। तो उनके बीक्स ऐसे डेवलप हुए थे कि वो सिर्फ सीड्स पे फीड करते थे। लेटर ऑन देखने को मिला कि वहां उसी आइलैंड पे 13 अलग अलग तरह के स्पीसीज हैं वही फिंचेस के। मतलब एंसेस्ट्रल स्टॉक सेम रहा और उसमें से जो फिंचेस नए नए डेवलप हुए वो सारे फिंचेस जो थे वो अलग अलग स्पीसीज डेवलप हुए जिनके अलग अलग बीक्स थे। बीक्स अलग अलग इसीलिए थे क्योंकि उसमें से कई कैक्टस के ऊपर फीड करते हैं, कई इंसेक्ट्स पे, कई वुड पैकिंग थे, कई टूल मेकर्स थे, कई वार्बलर्स थे। ऐसे करते करते अलग अलग तरह के फिंचेस डेवलप हुए थे, अलग अलग तरह के स्पीसीज डेवलप हुए थे। पर एंसेस्टर कॉमन होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, अडैप्टिव डाइवर्जेंस कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अडैप्टिव रेडिएशन, बिकॉज दे आर रेडिएटिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। Another example which we can consider is of marsupials। अब मार्सुपियल्स में भी ऐसा है कि फ्रॉम अ कॉमन मार्सुपियल स्टॉक, मार्सुपियल एंसेस्टर जो होगा उसमें से अलग अलग तरह के मार्सुपियल्स डेवलप हुए हैं। सारे ही एक दूसरे से अलग है, राइट। सबसे कॉमन मार्सुपियल हमें पता है कौन सा है, कंगारू।
मार्सुपियल्स मतलब पाउच्ड ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सबसे स्पेशल फीचर है हैविंग अ पाउच फॉर कीपिंग देयर यंग वन। तो सारे मार्सुपियल्स बहुत अलग है, जैसे कि एक कंगारू है, एक है एंट ईटर, एक है वॉम्बैट, राइट। इसके अलावा एक है टैस्मेनियन वुल्फ, एक है कोआला। तो ये सारे जो हैं वो ओरिजिनेट किस में से हुए हैं? एक मार्सुपियल एंसेस्टर में से। पर एक एंसेस्टर में से स्पीसीज सारी ही अलग है, राइट। कंगारू इज नॉट सेम एज एंट ईटर एंड दे डोंट फॉल इन अ सेम स्पीसीज। वो दोनों अलग ही स्पीसीज है। तो अलग अलग स्पीसीज बने हैं पर सब में पाउच है, वो कॉमन है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? दैट मार्सुपियल एंसेस्टर में से क्या हुआ है? अडैप्टिव रेडिएशन दैट गेव राइज टू नंबर ऑफ डिफरेंट मार्सुपियल्स, all belonging to different species. Such a mechanism, such a condition is known as adaptive radiation. So they are having common ancestors but they are radiating to form different species. तो adaptive radiation कब कहा जाता है? जब different functional structures बनते हैं from a common ancestor. Ancestor common है पर functional structures जो है, मतलब जो स्ट्रक्चर है जो फंक्शन करने वाला है वो सब में अलग है। इस मैकेनिज्म को कहते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। अगर हमें अडैप्टिव कन्वर्जेंस का एग्जांपल लेना हो, ये तो क्या है डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस का एग्जांपल लेना हो तो हम ले सकते हैं क्या एग्जांपल, कि जैसे कि टैस्मेनियन वुल्फ है और प्लेसेंटल वुल्फ है, दोनों है तो वुल्फ ही, दोनों है अलग ही। एक पाउच्ड है, एक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वहां पे देखने को मिलता है, प्लेसेंटल वुल्फ यहाँ पे देखने को मिलता है। दोनों ऑर्गेनिजम्स अलग है पर दोनों की एक हैबिट कॉमन है, क्या? बोथ ऑफ देम आर डॉग लाइक कार्निवोर्स। तो ये दोनों ऑर्गेनिजम्स अलग हुए पर काम एक हुआ, तब उसे क्या कहा जाता है? अडैप्टिव कन्वर्जेंस। हावेवर अडैप्टिव कन्वर्जेंस आपकी बुक में मेंशन नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे अगर अडैप्टिव रेडिएशन पूछा जाए तो ये दोनों एग्जाम्पल्स खास आपको प्रिपेयर करने हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। So adaptive radiation is one such very important topic and you have to prepare it well.